चलें, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में फेज एंड फेजर को समझा था। ये देखा था कि जो राशियां साइन के फंक्शन का पालन करेंगी वे राशियां ना तो आसानी से जुड़ पाएंगी ना ही आसानी से, उनके जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। उनके कैलकुलेशन को करने के लिए ही हम लोग फेज एंड फेजर एक नया टॉपिक बनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए। जो करता क्या है, जनरली साइन और कास के फंक्शन को फॉलो करने वाली जो राशियां हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू को हम एक काल्पनिक वेक्टर का रूप देते हैं, जिसे क्वाड्रेंट पर यानी चतुर्थांश पर प्लाट करते हैं, जो क्या कहलाता है, फेजर कहलाता है। क्लियर है ना? तो फेजर क्या है? एक झूठ मूठ का काल्पनिक वेक्टर है जो साइन के फंक्शन, जिस राशि की बात आप कर रहे हो, जैसे करंट की बात कर रहे हो या ईएमएफ की बात कर रहे हो, तो अगर करंट की आप बात करो तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगी उसका वेक्टर। ठीक बात है। अब आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा है, मतलब हम इस चीज़ का एग्जाम्पल कहाँ देखे हैं वो थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो शायद पता चल जाएगा। बताइए, सोचिए कि फेजर हमने कहाँ देखा है। आप लोग बहुत देखते हैं, रोज डेली देखते हैं, सुबह शाम देखते हैं। अब कहाँ देखते हैं? जब मैं उस बात का नाम लूंगा तो आपको वो धत तेरी यह तो रोज हम देख ही ला भी नहीं। हिंट दे दें, ऐसी कोई चीज जो है तो कुछ दूसरा लेकिन दिखाई कुछ दूसरा देती है। जैसे फेजर के केस में आप देखो तो मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। तो ये जो आप फेजर बनाते हैं इसका आई नॉट, ये वेक्टर जो बनाते हैं आई नॉट वाला, ये झूठ मूठ का थोड़ी, सचमुच का थोड़ी ना है। कितने एंगल पर है? ओमेगा टी पर ये फेज है। तो होता क्या है, जब हमारा साइन का फंक्शन कैसे बढ़ता है, यहाँ से मान लीजिए शुरू हो रहा है जीरो से, तो यूं 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 करते हुए आगे बढ़ता है। एक्चुअली में लीनियर मोशन करते हुए आगे भी बढ़ रहा है, नहीं, साइन का फंक्शन कैसे आगे बढ़ रहा है ना। तो फेजर उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी 30 डिग्री है तो फेजर 30 डिग्री पर बना है। जब एंगल बढ़ेगा अर्थात हमारा फंक्शन आगे बढ़ेगा साइन का, तो एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो फेजर इधर घूमेगा। तो अगर सोचो एक चक्कर ये मारेगा, जब हमारा जो साइन का फंक्शन फॉलो करने वाला कर्व मान लीजिए जीरो से शुरू हुआ, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। जब आप नहीं समझ पा रहे हैं, साइन का एक ग्राफ बनाते हैं। यहां से मान लीजिए हमारा साइन शुरू होता है, बताइए एक चक्कर पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इस केस में एंगल कितना तय हुआ है? देखिए यहां एंगल कितना होता है, जीरो। यहां एंगल कितना होता है, पाई/2। और यहां कितना होता है, पाई 180। यहां कितना होता है, 3 पाई/, यहां कितना होता है। यही तो एक साइकिल है। जब आपका साइन 0 से 2 पाई तक पहुंचता है तो समझ लीजिए एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये तो हमारा साइन है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो झूठ मूठ का कहना चाहिए निर्देशन है, वो इस पर कैसे आप समझेंगे? हमारा फेज या फेजर कैसे घूमेगा? साइन तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन फेजर कैसे आगे बढ़ेगा? देखो, जब हमारा एंगल 0 रहा होगा तो हमारा फेजर क्या ऐसे रहा होगा? अरे आई नॉट की वैल्यू जब 0 पर रखोगे तो आई नॉट की वैल्यू 0, हालांकि जो भी हो 0 से शुरू होगा, बोलो। लेकिन जैसे ही एंगल बढ़ेगा तो क्या हम थोड़ा सा फेजर को ऐसा करना शुरू कर देंगे? ऐसे ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, हमारा अगर फेजर इस तरफ है तो इसका मतलब कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो जब हमारा साइन का ग्राफ यहाँ पहुँच चुका है तो हमारा फेजर पहले इससे था, इस पर से घूमकर कहाँ पहुँच चुका है? बात समझ आ रही है? यानी कि फेजर एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो साइन की वैल्यू आगे पीछे करके जब बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू को सर्किल करके घुमा के बता रहा है। यानी कि एक्चुअल में चीज कुछ दूसरी हो रही है और फेजर कर रहा है कुछ दूसरा। इसका मोशन साइनोसॉइडल मोशन कहलाता है। कौन सा? समझ रहे हैं? और ये कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। वास्तविकता से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अपना जो वैल्यू है यानी जो करंट है वो साइनोसॉइडल मोशन करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन उसका सलूशन जिसको हम फेजर बोल रहे हैं, उस फेजर का मोशन अगर आप ध्यान दो तो कैसा मोशन कर रहा है भाई? देखो 0 पर ऐसा होगा, 90 पर ऐसा होगा, फिर 180 पर इधर होगा फेजर, 270 पर इतना होगा, फिर
360 पर इतना होगा। यानी कि जब हमारा साइनोसॉइडल एक चक्कर पूरा करता है तो हमारा फेजर सर्कुलर मोशन कर रहा है। बात समझ में आई? आप लोग इसका इस्तेमाल कहाँ देखते हैं बताऊं? कभी कभी आप लोग मोबाइल में कुछ डाउनलोड करते हैं। जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो चक्का सा नहीं घूमता है, ऐसे गोल गोल, या बफरिंग वगैरह कर जाता है। तो एक्चुअल में फंक्शन कुछ दूसरा है, जिसे आप लोडिंग या अपलोडिंग कहते हैं। जब आप सर्वर से कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और सर्वर पर जब आप कुछ डाल रहे होते हैं, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो को क्या करूँगा, यूट्यूब पर डालूंगा, तो वो अपलोडिंग है। और उस यूट्यूब से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग कहलाएगा। आप सर्वर पर कुछ देना अपलोडिंग, और सर्वर से कुछ लेना डाउनलोडिंग। तो है लोडिंग, ये मुझे नहीं पता, कंप्यूटर साइंस वाले बताएंगे। तो एक्चुअल में जब हम डाउनलोड या अपलोड करते हैं फाइल को, तब होता क्या है, फाइल क्या आपका वो जो गोल गोल घूम रहा है वो फाइल है क्या? जो सर्किल के आप लोग देखते हैं सिंबल, जैसे मान लीजिए आपको गूगल खोलना है तो गूगल पे क्लिक करते हैं तो ऐसे गोल गोल घूमता है 1 घंटा, तो क्या वो वही हमारा गूगल है? वो क्या है, फेजर है। किसका? जो भी फाइल आप डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं। फाइल तो कुछ दूसरी है। मान लीजिए आपने मूवी डाउनलोड करनी है, कौन सा जी, मेला। अब मेला आपने डाउनलोड करनी है, अब तुरंत तो मूवी डाउनलोड नहीं हो जाएगी, कुछ समय लगेगा। तो ऐसे ऐसे करता है, एक चक्का जब पूरा हो जाता है तो कह देता है कि अब आपका फिल्म डाउनलोड हो चुका है। तो क्या है, फिल्म के अंदर तो डाटा दूसरा है, लेकिन वो चक्का पूरा करता है। देखो ऐसे धीरे 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 ऐसे गोल गोल होता नहीं है। जब मूवी पूरी तरह से डाउनलोड हो जाती है तो ये चक्का यहाँ आके पहुँच जाता है और पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। तो फेजर भी ऐसा ही है। फेजर गोल गोल घूम के क्या कर रहा है, करंट की वैल्यू जो कि साइनोसॉइडल था उसको सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। बात कुछ पल्ले पड़ी? ये बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा आपको, है जी? ब्राइटनेस इसकी ठीक है अब क्या? इस पर बात करे थे। अच्छा, स्मार्टनेस तो बढ़िया है ना? ओके साहब, माइनस में चल गया है। ओ नहीं, वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ना चाहिए यार। यस, तो फेज और फेजर दोनों बातें हमें क्लियरली समझ में आ गई हैं। अब कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। अच्छा, ग्राफ आपने बना लिया था, कितना हुआ था ये बता दो मुझे खट से। हाँ, नोट कर लिए थे, फेज एंड फेजर नोट कर लिए थे। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? मैंने आपको एक फंक्शन दिया था, जैसे कि मान लीजिए आई नॉट साइन ओमेगा, ये मान लीजिए क्या है, एक कोई कांस्टेंट करंट है जिसको हमें फेजर पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना होगा? बाबू, हम लोग एक झूठ मूठ का आई नॉट वेक्टर बना लेंगे जो कितने एंगल पर होगा, यहां पर ये जो एंगल कहलाएगा ये होगा क्या मेरे लाल, ओमेगा टी होगा, जिसकी वैल्यू आई नॉट होगी ना। ये झूठ मूठ का वेक्टर है, सचमुच में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें फंक्शन देखने को ऐसा भी मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ ऐसा भी तो देखने को मिल जाता है। इसका फेजर कैसे बनेगा? तो सुनो ध्यान से, बात पते की एक बताऊं। अब अगर ध्यान दिया जाए यहां पर, तो ये फाई क्या है, इनिशियल फेज एंगल। यानी कि हमारा जो आई नॉट था वो पहले कितना था, पहले मान लीजिए इधर था, ये हमारा है मेरे लाल फाई नॉट इनिशियल एंगल कितना है। ये जब इस तरह से दिखाया जाएगा तब, यानी कि इसमें ओमेगा टी और आगे बढ़ा गया है, तो मान लीजिए हमारा फेजर पहुंच चुका है यहां पर, और इसका जो ए एंगल है ये ओमेगा टी है। तो क्या ये पूरा आपको ओमेगा टी प्लस फाइव दिखाई दे रहा है? इस बात को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि सर जी हमारा जो आई था पहले कहाँ था, यहाँ था, अब घूमकर कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। तो हालांकि आप देख रहे हैं कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो वही बेसिक बात से ही आप इस्तेमाल। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, शुरू में हमारे फेजर का जो फेज है, जो एंगल है वो कितना है, फाई नॉट। अब हमारे फेज का एंगल कितना हो गया है, तो इनिशियल, इसको लिख देते हैं आई इनिशियल, और इसको क्या लिख देते हैं। तो आप मुझे बस ये बताइए, इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ एंगल का अंतर है कि नहीं है? वो क्या है, डेल्टा फाई मान लीजिए हम उसको कहें, जिसे हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। और इस शब्द का आपने इस्तेमाल जानते हैं कहाँ किया है, कालांतर। क्या है ये?
और ये वैल्यू होगी कितनी, ओमेगा। क्लियर है? तो ओमेगा टी कुछ नहीं है यार, दो फेज के बीच का गैप, फेज डिफरेंस, नाम से ही क्लियर हो रहा है। कोई एक फेज है, एक फेजर है, एक दूसरा फेजर है, उन दोनों फेजर के बीच में जो अंतर है उसे ही हम फेज अंतर सॉरी फेज डिफरेंस कहते हैं। अरे क्लियर है? बोले भैया, किसी को कोई शक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़ जाएं? हाँ जी। या ऐसा भी आप सोच सकते हैं सर जी, पहले हमारा जो फेजर है वो इस पर था, थोड़ा सा टाइम बीता, टाइम बीतने के बाद हमारा फेजर इधर पहुंच गया। अरे आप डाउनलोड करते हैं जब फाइल, तो मान लीजिए 100 GB की आपकी फाइल है, आपने 5 मिनट तक डाउनलोड किया, तो मान लीजिए इतना फाइल डाउनलोड हो गया है ना, इतना फाइल डाउनलोड हो गया, और 10-5 मिनट बाद और छोड़ोगे तो थोड़ा सा और फाइल डाउनलोड हो जाएगा कि नहीं, तो फेज और आगे हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक बातें हमें जो पढ़नी है, ये सब नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है मेरे लाल, बेसिकली हमें सर्किट पढ़नी है। क्या पढ़नी है भैया? और वो 7 सर्किट है टोटल, 7 और वो 7 का नाम कुछ इस तरह से है। आप लोग बिल्कुल भी मौन धारण करे रहिए, बिल्कुल सांस भी हल्का हल्का लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई बदमाशी नहीं। और तो शोर बढ़ा रहे हो यार आप। मैं कह रहा हूँ सांस भी हल्का हल्का लीजिए ताकि दिक्कत भी ना हो, सुनते जाइए, कोई हंसी मजाक नहीं हो पाएगा क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस है, समझ रहे हैं? यस। आइए बात करेंगे हम लोग एसी सर्किट की। किसकी? अब ई कौन सी बला है सर? एसी सर्किट कौन सी बला है? प्रत्यावर्ती परिपथ। हिंदी में क्या बोलेगा मैं? प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ। अब हम बात ये कर रहे हैं मेरे लाल कि अभी तक हमने जितनी सर्किट पढ़ी है, सारी सर्किट डीसी वोल्टेज सप्लाई हो रही थी। क्लियर है? आज हमारी दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि हम किसी सर्किट को क्या देंगे? ओ भाई इधर ध्यान दो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब जैसे कि आपने सबसे पहले ओम्स लॉ पढ़ा था, तो उसमें जो भी आपने सर्किट एलिमेंट लगाया था वो क्या लगाया था? सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाया था। अच्छा, रेजिस्टेंस को हमने, बाढ़ उड़ा गई है क्या तुम्हारे गांव पर? सर्किट के अंदर सबसे पहले कौन सा डिवाइस लगाया गया? प्रतिरोध लगाया गया है कि नहीं? अच्छा, प्रतिरोध के बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है उस चैप्टर में, जिसपे हमने ओम्स का नियम लगाया था, V = I। ओ लड़के यहां देखना यार भाई। अब अगर हम देखें यहां पर, तो अभी उसी रेजिस्टेंस को हम क्या सप्लाई करेंगे? अब डीसी नहीं देंगे, हम क्या देंगे भैया? क्योंकि आप सभी को पता है ये जो पंखा लगा हुआ है, इस पंखे के अंदर रेजिस्टेंस तो है ना? बोलो भाई। और रेजिस्टेंस है तो पक्की बात है वहां पर हीट जनरेट वगैरह हो रही होगी, हमसे हीट एनर्जी पूछी जा सकती है, करंट पूछी जा सकती है। लेकिन मैं जो इसको सप्लाई दे रहा हूं, क्या सच में बैटरी से इसको चला रहा हूं? मैं तो इसको अल्टरनेटिंग करंट से चला रहा हूं ना। तो क्या हमारा V = IR फार्मूला लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो उस केस में आप पावर ओवर कैसे निकालोगे? तो क्या करा जाए? अरे सर जी आप ही ने बताया है सर जी, कॉन्सेप्ट आप एवरेजिंग कर दूंगा, ऐसा आपने किया है। लेकिन उसके अलावा हम अगर इससे सॉल्व करना चाह रहे हैं कि सर नहीं डायरेक्ट आप बताओ, हम एवरेज नहीं करेंगे। अच्छा, एवरेज करके भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोसेस है वो। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है मेरे लाल, उसमें रेजिस्टेंस लगाया था। अच्छा, और उसके बाद हमने कौन सी डिवाइस पढ़ी थी जो हमारे रास्ते में आ रही थी? हमने कैपेसिटर पढ़ा जो हमारे सर्किट में आ रही थी। कैपेसिटर के बाद क्या पढ़ा? इंडक्टर पढ़ा। तीनों पढ़ा ना? तो सारे केस में हमने अभी तक क्या लगाया है? डीसी लगाया है, कहीं पर भी मैंने क्या नहीं लगाया। अब आज एसी लगा के मजे लिया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या क्या हो रहा। क्लियर है? तो आइए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले रेजिस्टेंस को एसी देंगे। क्या देंगे मेरे लाल? केवल परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस लगाया जाएगा और कौन सी सप्लाई दी जाएगी? एसी सप्लाई दी जाएगी। और जब आप एक रेजिस्टेंस लगा करके एसी सप्लाई देंगे, केवल रेजिस्टेंस जब लगा रहेगा, तो उस सर्किट का नाम होगा प्योरली रजिस्टिव। प्योरली रजिस्टिव गलत हो गया। प्योरली रजिस्टिव कौन सी सर्किट? एसी लिखा जाएगा ना। हाँ, एसी सर्किट।
इसका क्या मतलब है? हाँ, आप सुनते जाइए, मैंने कहा है आप ध्यान से पहले सुनिए, मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए, तब आप बोलेंगे। अगर हम किसी सर्किट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एसी सप्लाई कर दी है, और एसी सप्लाई करके सर्किट के अंदर हमने क्या लगा दी है? एक रेजिस्टेंस लगा दी है। ये कौन सा है? ये प्योरली रजिस्टिव है कि नहीं? सोच लो एक बार। इस परिपथ के अंदर केवल रेजिस्टेंस लगा है ना? अरे ये तो सोर्स है यार, यहाँ से हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है साहब, हम जो दूसरा सर्किट लगाएंगे हम कहेंगे भाग रजिस्टिव हटाओ, यहाँ पर लगाओ कैपेसिटर। क्या लगाओ? कैपेसिटर लगा दिया जाएगा। अच्छा, कैपेसिटर भी तो एसी करंट ले सकता है। तो जब कैपेसिटर लगाया जाएगा सर्किट के अंदर और कुछ नहीं होगा, सोर्स और कैपेसिटर होगा, तो उसका क्या नाम पड़ेगा? प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। कुछ समझ में आ रहा? नाम क्लियर होना चाहिए। और बहुत धुआंधार सवाल इस पर आता है, और बनता नहीं जल्दी बच्चों से, क्योंकि कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है इसमें। इसीलिए मैंने आपको कहा है सांसें भी धीरे धीरे लीजिए, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आपने देखा कि गाइस जब रेजिस्टेंस लगा रहे तो उस सर्किट का क्या नाम है? प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली माने प्योर रजिस्टेंस है उसमें, और कुछ भी नहीं है। हाँ, वही शुद्ध, जो भी आपका नाम मन करे रख लीजिए, शुद्ध। हाँ हाँ वो। अच्छा, रजिस्टेंस से हमारा जब पेट भर जाएगा तब हम कैपेसिटर लगा के देखेंगे। अरे बोलो ना, दर्द कर रहा है यार। और जब कैपेसिटर से भी पेट भर जाएगा तो लात मार के से भी बाहर कर देंगे, और हम लगाएंगे इंडक्टर। क्या लगाएंगे? और इंडक्टर लगाकर सर्किट के अंदर जब एनालिसिस किया जाएगा, पढ़ाई किया जाएगा, तो उस चैप्टर का नाम रहेगा प्योरली इंडक्टिव एसी करंट, नहीं सर्किट। करंट तो हम सप्लाई यहाँ से करा करेंगे, यहाँ सर्किट की बात कर रहे हैं। मतलब सर्किट के अंदर जब रेजिस्टेंस आएगा तब क्या झोल होगा? अच्छा, झोल क्या होगा? हमें दो ही बातें बतानी भी हैं। एक तो करंट बतानी है, और दूसरी बात हमें क्या बतानी पड़ेगी? वोल्टेज बतानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने इतना करंट इसको दिया, तो बताइए ये कितना वोल्टेज खर्च कर रहा है। या फिर इसके अंदर 2-3 रजिस्टर भी लगा दूंगा, कैपेसिटर भी लगा दूंगा, इंडक्टर भी लगा दूंगा। अतुल, क्या है भाई, तुम्हें रह रह के कुछ होता है क्या? हैं? झटके भी आते हैं, तुम्हें देखता रहता हूँ बीच बीच में खो जाते हो। कहाँ खो जाते हो? कुछ होता है? कहाँ खो जाते हो बाबू? कहाँ खो जाते हो? कहीं नहीं खो जाते हो? तो फिर इधर उधर क्यों देखने लगते हो? ये तुम्हारी कमी है, ज़्यादा देर तक तुम्हारा कंसंट्रेशन हो नहीं पाता है भाई। इस पर आप काम करो, नहीं तो गड़बड़ होए मामला। हाँ जी, तो जब हम केवल रजिस्टर लगा के देखेंगे तो प्योरली रजिस्टिव, कैपेसिटर लगा के देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव, इंडक्टर लगा के देखेंगे तो हम सबका मकसद एक है, क्या? करंट निकालना है, और क्या है? वोल्टेज निकालना है। क्लियर है? जब वोल्टेज दिया जाएगा तो करंट पूछा जाएगा, करंट दिया जाएगा तो वोल्टेज पूछा जाएगा। बात समझ में आती है? लेकिन कौन सी सप्लाई पर? एसी सप्लाई पर, डीसी पर नहीं। डीसी पर निकालना आसान है, ओम्स लॉ लग जाता है ना, क्योंकि खट से। लेकिन एसी पर निकालना मुश्किल है, उसीलिए हमें फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ रही है। तो भाई साहब, कितनी सर्किट बनी भैया? 3 बन गई। और बनाया जाए? अब एक काम करो, आरसी सर्किट बना दो। क्या बना दो? अच्छा, आरसी सर्किट का क्या मतलब है? सुनो, रजिस्टर लगाओ और कैपेसिटर लगाओ। सर्किट के अंदर 2 डिवाइस कनेक्ट करो, रजिस्टर भी रहेगा और कैपेसिटर भी रहेगा। तब यह कौन सी सर्किट कहलाएगा? आरसी सर्किट। आपके किताब में भर भर के सवाल है इस पर भैया, और इतना खूंखार लिखी है किताब कि आप कन्फ्यूजिया जाएंगे। कौन आरसी, कौन आरएसी, कौन जो है सीआर, कौन आरसी, दुनिया भर की उसमें लिखी गई है बातें। तो भैया देखो, आरसी नाम से क्लियर रहेगा। आरसी माने क्या लगा है? रजिस्टर लगा है, और क्या लगा है? कैपेसिटर लगा है। बिल्कुल अतुल, तुम बिल्कुल मेरी नज़रों में बिल्कुल देखो, यहाँ देखो, एकदम निगाहें इधर उधर नहीं हटनी चाहिए, हमारी तरफ होनी चाहिए। यस, तो आरसी एसी सर्किट, आरसी एसी का लिखा, इसका मतलब
सर जी कोई बताएगा भाई? रजिस्टर, कैपेसिटर, एसी, क्लियर है? चलो भाई और सर्किट बनाओ। हम लोग अगले सर्किट के रूप में आरएल सर्किट लेंगे। क्या लेंगे? रजिस्टर लिया है और क्या लिया है? इंडक्टर लिया है। मतलब कैपेसिटर हटा दो, क्या लगा दो? क्या यही इंडक्टर का सिंबल है? बड़ी मजा आ रहा है, क्या बात है वो? हम जितने बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनो उतने तुम लोग बात आ रहे हो। समझ नहीं आता एक बारी में? छोटे बच्चों की तरह हो। है जी, हमें चीमती कहते थे हैं जी। मतलब उनको कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही नहीं भी फर्क नहीं, बड़े नहीं हो रहे हैं। रजिस्टर लगाया है और क्या लगाया है? अभी पूछूंगा आरएसी सर्किट क्या होता तो हैं मुंह बातों के बिलार जैसे। आरएल एसी सर्किट, ठीक है साहब। आरएल एसी सर्किट क्या मतलब है? इस सर्किट के अंदर रजिस्टर लगा रहेगा और इंडक्टर लगा रहेगा। क्या होता है इंडक्टर? पीछे पढ़ाया हुआ है। जब एक कॉइल में वेरिएबल करंट भेजते हैं तो उसके अंदर खुद का क्या उत्पन्न हो जाता है? हाँ, और ये कॉइल के अंदर ही होता है। तो जो कॉइल है उसी का क्या नाम है? इंडक्टर। तो कॉइल एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगती, पीछे बताया गया है। चलो नेक्स्ट, हमने आर के साथ क्या क्या जोड़ दिया? रजिस्टर के साथ कैपेसिटर जोड़ दिया, कैपेसिटर उसके बाद और क्या जोड़ दिया? इंडक्टर जोड़ दिया। अब आर को हटा दो, आर गया तेल लेने। अब किसको ले आओ? ये ले आया इंडक्टर। अब इंडक्टर के साथ कैपेसिटर पहले जोड़ो, तो यहां पर अगला सर्किट कौन बनेगा? एलसी सर्किट। हाँ जी, एलसी एसी सर्किट। एलसी एसी, अच्छा एसी तो समझ रहे हैं ना? एसी तो करंट की वजह से आ रहा है नाम। अच्छा अगली सर्किट क्या बनेगी? एल के साथ और क्या जोड़ा जाए? एल के साथ सब जोड़ दिया गया है। एल के साथ रजिस्टर के साथ, एल और रजिस्टर का तो हो ही गया है। एल के साथ इसका एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता था। अब एल को हटा दो, अब क्या ले आओ? कैपेसिटर ले आओ। कैपेसिटर के साथ किसका किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? आर के साथ बन सकता था, तो वो तो पहले से मौजूद है। और किसके साथ? इंडक्टर के साथ। तो सी और एल यहां मौजूद है। बोलो भैया, यानी कि हमने कितनी सर्किट बना दी है? जो संभव था सब बना दिया। अब एक ही केस बचा है, तीनों जोड़ दो। क्या कर दो? ध्यान रखना इसमें जो क्रम है, सबसे पहले क्या जोड़ा जाएगा? रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा, फिर कैपेसिटर, जिस क्रम में आपने पढ़ा है कैपेसिटर जोड़ा जाएगा, और फिर क्या जोड़ा जाएगा? इंडक्टर जोड़ा जाए। तो क्या नाम पड़ेगा अगले वाली सर्किट का? हाँ भैया, आरसीएल सर्किट। नहीं यार, इसको ऐसा नहीं जोड़, ऐसे नहीं लिख रहे हैं हम लोग, एलसीआर लिख रहे हैं। एलसी सर एसी, चलो ठीक है। अरे बस हम समझ रहे हैं आप बहुत ज्ञानी बनने लगे होंगे। अब क्या नाम रखते हैं इसका? एलसीआर सर्किट। बात क्लियर है? और भाई साहब ये पिछली बार आया था, और इस सातों सर्किट में से पक्का है एक ठू आएगा परीक्षा में, एक ठू तो आएगा, और वो 5-6 नंबर में आएगा, कम से उससे कम में तो आएगा नहीं। इसलिए ध्यान, बहुत छोटा टॉपिक है, नंबर आपको ज़्यादा दिला जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। और वैसे भी हमारे पास 2 ही महीने हैं। अरे 2-3 महीने और पेपर को रह गए हैं। लोग हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे हैं। ऐ जी ऐसा मत करा करो यार आप। क्यों शिखर भाई बताओ? इमोशनली ब्लैक ना किया करो यार, हमें चटका दे इसको, भावुक हो जाता है लड़का। कोई बात नहीं, रो देगा। हाँ और क्या, और कुछ करना है क्या? सर एक ही आएगा तो एक ही पढ़ा दो। हाँ नोट करें इसको। हाँ जी, तो हम लोग कितनी सर्किट पढ़ने वाले हैं? 7। उसमें से सबसे पहला है प्योरली रजिस्टिव सर्किट। क्या है? ओ भाई मेरे लाल इधर देख ले, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। हम आपको केवल 3 पढ़ाएंगे, बाकी आपको कर लेना है। सर हम तो बहुत छोटे हैं सर, हमसे ना हो पाएगा सर, हम आप एक अल्लो देख लो। एक्चुअल में ये है ही इतना प्यारा कि आपने अगर एक बारी में इसको सीख लिया एक क्रम में, तो बाकी आप खुदे बना लोगे। ज़्यादा मुश्किल रहता है जब तीनों मिला देते हैं। तो हम ये तीनों,
हम ये तीनों कर लेंगे और फिर लास्ट वाला कर लेंगे, क्योंकि लास्ट वाला करते ही लास्ट में कितनी चीजें आ जाएंगी, तीनों आ जाएंगी। तो बाकी जो बीच में केस बन रहे हैं, दैट इज 3-4 केस बीच में जो बन रहे हैं, वो आप अपने आप कर लेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा। समझ रहे हैं? तो मुझे केवल 4 करवाने हैं और वो चारों कुछ इस तरह से हैं। पहले नंबर पर है प्योरली रजिस्टिव, यानी कि किसी सर्किट के अंदर आज मैं क्या हो गया है भाई, हम सबका मकसद एक है, समझ रहे हैं? हाँ, आप चिंता ना करें। क्या हो गया है? मार्कर लेकर लिख रही है, काकी है ना। आइए सर, जे का बनाए हो हैं? कटार नहीं है यार। ई है हमारा एसी सोर्स। क्या है? द सिंबल इज नोन एज एसी। एंड ओ भाई कहा है, रहा नहीं जा रहा, 2 मिनट। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। हाँ जी, ओए लाले, सभी लोग ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत मजा आएगा, क्योंकि कुछ आएगा ही नहीं समझी में। यहां एक करंट गई। अच्छा, करंट जाएगी उससे पहले वोल्टेज तो बता दो सर। भाई साहब, ये जो हमारा एसी सोर्स है, इसने वोल्टेज उत्पन्न करा है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। क्या उत्पन्न करा है? आपको पता है ना कि करंट ऐसे ही उत्पन्न होगी एसी से, पता है? अल्टरनेटर हमने बनाया था तो आपको बताया गया है, यही करंट वो उत्पन्न कर पाएगा। अच्छा सॉरी, करंट कह रहा हूं, ईएमएफ। तो ये ईएमएफ बनाया और इसने करंट भेजा। चलो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट पहुंची है वो आई पहुंची है। क्या पहुंची है? लेकिन क्या ये आई लिखना ठीक होगा? क्योंकि आई तो किसका फंक्शन बनाया नहीं आपने, और करंट जब ईएमएफ साइन का फंक्शन है तो करंट भी किसका फंक्शन रही होगी? साइन ओमेगा टी का फंक्शन रही होगी। लेकिन हमें यह नहीं पता कि दोनों में फेज डिफरेंस कुछ है या नहीं है। मतलब करंट में और ईएमएफ में जो फेजर है, फेजर समझ रहे हैं ना, फेजर करंट का और ईएमएफ का फेजर एक ही डायरेक्शन में है या अलग अलग है या आगे पीछे है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, एक फेजर ऐसा है और एक फेजर, क्योंकि करंट का जब आप लड़के ईएमएफ का एक फेजर बनेगा कि नहीं बनेगा? करंट का एक फेजर बनेगा, क्योंकि इन दोनों की प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको फेजर बनाना ही पड़ेगा। तो करंट और ईएमएफ का जब आप फेजर बनाइएगा तो हमें नहीं पता ओमेगा टी दोनों का सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा। दैट्स वाई इसमें हम लोग थोड़ा सा अंतर मान ले रहे हैं। शुरू में इनिशियल एंगल हम कुछ मान रहे हैं कि भैया शुरू में कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये दिखाया गया है फाई से उस सवाल में। क्लियर है? माने कि हमें नहीं पता सर कि जब हम इसका फेजर बनाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में होगा, और जो करंट का फेजर बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, या फिर दोनों में कुछ अंतर होगा या नहीं। अगर अंतर नहीं होगा, दोनों सेम फेजर पर आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो हमारी फाई की वैल्यू अंतिम में निकल कर कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर 0 आई तो हम समझ जाएंगे कि फेज में कोई डिफरेंस, यानी कि जैसा ईएमएफ वैसा ही। अगर कुछ डिफरेंस नहीं आया तब, लेकिन अगर कोई डिफरेंस आया तो हम उसको दिखाने के लिए वहां पर फाई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मान रहे हैं। बोलो भैया, किसी को इतनी बात हजम करने में दिक्कत परेशानी? ये फाई कहां से आया? अपनी तरफ से मान रहा हूं कि हो सकता है भविष्य में इन दोनों में कुछ अंतर हो। क्लियर है? अंतर नहीं होगा तो सुभान अल्लाह, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और अंतर होगा तो उसको दिखाने के लिए कुछ होना। समझ रहे हो भाई? ओके साहब। अब बात करेंगे कि सर जी आपने ईएमएफ दे दिया और क्या दे दिया? करंट दे दिया। ईएमएफ और करंट जब आपने दे दिया है तो आप मुझे ये बताइए, यहां पर ओम्स लॉ मैं लगाना चाहता हूं, लेकिन ओम्स लॉ क्यों नहीं लग पा रहा है बताएंगे खट से? क्योंकि हमारी जो एसी करंट है पल में इधर उधर कर रही है। ठीक है साहब, लेकिन एक छोटा सा मेरा, अच्छा एक इंस्टेंट पर हमें नहीं पता कि करंट इधर से इधर जा रही है, या क्योंकि मुझे पता है कि भैया कुछ कभी करंट इधर से इधर जाएगी और कभी करंट इधर से, क्योंकि एसी की तो यही खास बात है। लेकिन मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं एक पल, किसी पल, एक जनरल इंस्टेंट पर मान ले रहा हूं कि इधर करंट है प्लस और इधर कैसी है, एक जनरल इंस्टेंट पर। मैं पूरे एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टी टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एट एनी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। एक क्षण के लिए तो इधर प्लस और इधर मान नहीं सकता हूं ना।
अच्छा टी टाइम बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता और हमें कोनो मतलब भी नहीं है। तो टी टाइम के बाद क्या होगा हम नहीं जानते। इंस्टेंट पर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी एक पल, किसी एक पल, और वो टाइम हम कुछ भी ले सकते हैं। चलो मान लेते हैं 4 सेकंड पर, चौथे सेकंड पर, 10वें सेकंड पर, 15वें सेकंड पर, ऐसा हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हम किसी एक इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं, एट, यहां ऐसा बल्कि ऐसा भी लिखना चाहिए था हमें, एट टाइम टी, एट टाइम टी, ऐसा लिख लो, एट टाइम टी, मतलब किसी एक जनरल इंस्टेंट यानी जनरल टाइम टी पर हम ऐसा मान रहे हैं कि उस समय, उस पल, उस क्षण करंट इधर से इधर बह रही थी। क्लियर है? तो जब आपने डायरेक्शन पता कर ली है, करंट जब इधर से इधर बह रही है, तो उस पल बाबू हम लोग एक पल के लिए V बराबर IR लगा सकते हैं। एक पल की हम जब बात करते हैं तब, बात समझ में आई? V बराबर IR पूरे सर्किट के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम एक इंस्टेंट की बात करते हैं तो वहां पर V बराबर IR लगा सकते। बोलो भैया, कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। अच्छा, उस पल तो जो वोल्टेज होगा वो यही होगा। अगर उस इंस्टेंट पर आप बात कर रहे हैं तो E जो होगा, V जो होगा, वो कितना होगा? वही तो होगा। अरे भाई, V और E यक्के तो है। उस समय जो हमें EMF मिलेगा वो E0 साइन ओमेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर जी क्या कर रहे हो? अभी लास्ट में पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी तलाश में हैं, जिसका हमें मकसद है, वो मकसद क्या है लास्ट में पता चल जाएगा। अच्छा चलो बताओ, यहां पर क्या है? I। अच्छा, I कितना होगा? I0 साइन ओमेगा प्लस, एक्चुअल में मेरे लाल ना वो जो I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 आपने लिख लिया, मान कर लिख दिया, वही नहीं ज्ञात है हमें। आपने EMF दिया है, आपने क्या पता करना है? ये पता करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है साहब, इनटू R। बोलो भैया। अच्छा एक बात बताओ यार, यहां से जब आप वोल्टेज सप्लाई करोगे तो ये रजिस्टेंस कितना वोल्टेज खर्च करेगा, ये हम पूछ रहे हैं। जैसे मान लो 100 जूल एनर्जी लेकर यहां से चला, तो ये जरूरी थोड़ी ना है एक के बार में 100 जूल एनर्जी ये खा लेगा। हो सकता है 10-10 जूल करके खाए, तो वो कितना कितना गैप में खा रहा, तो EMF यहां से जो सप्लाई हो रहा है वो कितनी तेजी से खर्च कर रहा है, इसकी बात हम पूछ सकते हैं। उसके पास कितना करंट पहुंच रहा है, इसकी बात पूछ सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहां से इतनी बातें निकल कर आती हैं। अब एक चीज बताइए हमें, एक्चुअल में यहां से अब आगे बढ़ो तो इसको एक काम करो, ऐसा कर लो, E0 साइन ओमेगा टी बराबर यहां से लिखा जा सकता है I0 R इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। सर ई क्या करे हो आप? इससे मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है ये भी साइन का फंक्शन है और ये भी साइन का फंक्शन है, ये E0 है, ये E0, हम दोनों तरफ तुलना करने जा रहे हैं। तुलना करने, जब हम तुलना करेंगे तो बताना मुझे तो जल्दी से, यहां पर E0 की वैल्यू I0 R के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी? सोच लो, नहीं सोच पा रहे हो? तो यहां से मुझे बताना करंट, मैक्सिमम करंट कितनी बहेगी इसके अंदर? E0 बटे, बात क्लियर है? यहां तक कोई समस्या परेशानी? अब आपसे मेरा एक सवाल है, हाँ तुलना करने, अच्छा ये वाली बात कह रहे हो? अच्छा इसको छोड़ दिया गया है, लुक इसको भी लिख लो। तो क्या हो गया, साइन ओमेगा टी बराबर, यहां एंड लिखना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी बराबर साइन ओमेगा टी प्लस, अच्छा ये दोनों कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लग रहा है साइन साइन कट जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कंपेयर होकर के कितना आ जाएगा? 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू क्या आ गया बताइए? 5 की वैल्यू, ये जीरो कहां से आया? क्लियर हो पा रहा है या नहीं बताओ? कैसे आया जीरो, नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए ये साइन से साइन यहां से आप कंपेयर कर दोगे, साइन ओमेगा टी बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो देखो बाबू ये गणित का रूल है, कंपेयर हो जाएगा, ये दोनों काटते नहीं है, कटता नहीं है, एंगल से एंगल कंपेयर हो जाता है। तो ओमेगा टी बराबर कितना आ गया? ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा ओमेगा टी को उधर भेजेंगे, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 5 बराबर कितना आया? तो यहां से ये निकल कर आया, तो 5 की वैल्यू कितनी है? इसका क्या मतलब है, दोनों की जो फेज है वो क्या है, यानी कि दोनों का थुथुन
सेमी डायरेक्शन में है। थुत्थुन समझ लीजिए पहले तो आप, हमारी जो ईएमएफ की थुत्थुन है इस केस में, यहाँ इसकी थुत्थुन किधर है स्टार्टिंग में, क्या इसकी थुत्थुन इधर है, तो बोल्ट यानी ये ईएमएफ का थुत्थुन है, क्योंकि हमने इसका ग्राफ बनाया है, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है। बोलो। अच्छा, इसी केस में तुमसे कोई पूछे नहीं भाई करंट कैसी लीड कर रही है, मतलब करंट कैसी चल रही है, तो करंट भी कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो करंट का जो भी फेजर होगा वो भी किधर होगा, यानी कि करंट और ईएमएफ दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे और एक ही बार में, माने कि जब ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट भी। अच्छा, कुछ ऐसे केस में उल्टा होने वाला है, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब करंट बढ़ेगा तो ईएमएफ घटेगा, ऐसा भी है। एसी करंट में यही कमाल है। तो इस केस में फेज क्या आ गया है गाइस, फेज दोनों का क्या है, सेम है, और फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस 0 है। यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि इस इंडक्टर में मैक्सिमम करंट कितनी होगी तो आप बता लोगे इस फार्मूले से ना। यहां कुल मिलाकर एनालिसिस ये करना था कि ये जो फेज है वो अंतर नहीं होता, बस इतना यहां से समझना था। और यहां काम की बात तो हम बचपन से ही जानते हैं कि सर जी E0 को जब R से डिवाइड करोगे तो करंट निकल के आ जाएगी। इसका हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य था ये कि फेज डिफरेंस नहीं होता, इस बात को एनालिसिस करना था। जो हमने शुरू में मान लिया था कि कुछ फेज डिफरेंस है, जिसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कि फेज डिफरेंस नहीं है, यानी कि हमने जो माना था स्टार्टिंग में वो सही बात नहीं माना था। और माना सही बात नहीं माना था क्या, मैं तो कहूँगा सही बात माना था। फेज की वैल्यू फाई की वैल्यू 0 आ गई तो मैं क्या करूँ, बात समझ में आई, बोलो भैया। अच्छा, इसका अगर हम आपसे कहें कि फेज और फेजर बना दो तो कैसे करोगे, देखो जल्दी से, यहां बना रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहले अपन बनाएंगे, एक काम करो, साइनोसॉइडल ग्राफ बनाओ पहले इसका, ईएमएफ का बनाओ, कहां गया ईएमएफ, ये है ना। अच्छा, आप यहां से देखकर बताओ, यहां से देखकर बताओ खट से तो बाबू, आई ज्यादा है कि ईएमएफ ज्यादा है, बराबर है दोनों, किसने कह दिया है तुमसे कि दोनों बराबर है, मेरे लाल ईएमएफ ज्यादा है। ईएमएफ को जब आर से डिवाइड किया जा रहा है, किसी संख्या को जब भाग करोगे छोटा हो जाता है, तो बड़ी संख्या है तभी तो इससे भाग करने पर छोटी आ रही है, यानी कि ईएमएफ का ग्राफ हाई है, मतलब ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। और वैसे भी तुम समझो यार, जब करंट की बात करते हो तो रजिस्टेंस नीचे लगा हुआ है, रजिस्टेंस क्या करेगा, इसकी वैल्यू को घटा देगा। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तब करंट आ रही है। आप सोचो, इसकी वैल्यू है 10 या चलो मान लेते हैं 15 है, और रजिस्टेंस है 3, तो सॉल्व करोगे 15 और 3 को तो आई ज़्यादा आएगा कि कम आएगा। और यहाँ देखो, जब हम रजिस्टेंस और आई का गुणा कर देंगे तो ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी ना, तो हमारा छोटा कौन है, आई का आई की वैल्यू छोटी रहेगी, करंट कम बहेगी। समझ पा रहे हैं। चलो भैया, तो एक काम करो, पहले बनाओ ग्राफ। ये किसका ग्राफ बन गया भैया, सपोज दैट ये मैंने बना दिया है ईएमएफ का। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, E0 होगी ना। अच्छा, जो करंट बनेगा, करंट का ग्राफ बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझे, करंट की वैल्यू ईएमएफ से क्या रह रही है, बात समझ में आई। लेकिन दोनों का फेज में कोई डिफरेंस है क्या, थुथुन जब इसका ऊपर है तो इसका भी ऊपर है, उसका नीचे है तो इसका भी नीचे है, क्लियर है ना, यानी कि फेज में कोई अंतर नहीं आ रहा, कोई समस्या परेशानी, ये हमारा हो गया फेज। अब हम फेजर बनाएंगे, तो कहाँ बना दूं फेजर, इधर तो बहुत जगह है, उधर तो कम दिखता है ना, तो हम कहाँ बनाएंगे, आइए फेज बना लेते हैं, फेजर बना लेते हैं। तो काफ़ी जगह है, ये रही काफ़ी जगह, काफ़ी जगह है, ये है हमारा फेज और फेजर। इधर आ जाओ ओ गरीबों, चलो मान लेते हैं, ओए लड़के, करंट किधर है, कहाँ गई करंट, फेज तो फाई की वैल्यू 0 है ना, बताओ बाबू, तो क्या आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी होगा, तो फेज कितना, फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल पर ओमेगा जो हमारा करंट है वो यही होगा क्या, सोच लो एक बार, सॉरी ईएमएफ पहले बनाओ, पहले ईएमएफ बनाओ, ईएमएफ बनाओ, क्या हमारा यही ईएमएफ होगा, देख लो एक बार। अच्छा, करंट का अगर हम फेज बनाएंगे, सॉरी फेजर बनाएंगे, अरे यार इस चीज को देख करके फेजर बनाने आपको आता है कि नहीं आता है, कितने एंगल पर है,
ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू को एक वेक्टर मान लिया कि नहीं मान लिया? ऐसा ही तो सिखाया है। आइए अब करंट का बना लेते हैं। तो करंट में क्या था? फाई आया था। तो फाई तो क्योंकि क्या हो गया है, तो हमारा जो करंट है उसका जो फेजर है, करंट का फेजर मुझे जल्दी से बताओ कहाँ बनेगा? उसी पर बनेगा ना, लेकिन उसके बराबर या उससे छोटा बनेगा ना। बताओ क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम करंट इसको डिवाइड करने के बाद आ रही है। तो इस केस में दोनों का फेजर क्या है? सेम डायरेक्शन में, यानी कि हमारा जो ईएमएफ है वो ऐसे ऐसे चलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है यहां से निकाल लेना। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू तो इसको नाप कर निकाल लेना। दूसरी बात, हमारी करंट भी इसी डायरेक्शन में है। ये वाली बात अगले वाले एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगी मैं कर क्या रहा हूं। वास्तविकता यह है कि मैंने एसी करंट दे करके ये एनालिसिस करना चाहा है कि इसके सर्किट के अंदर क्या चल रहा है। तो हमने देखा इस सर्किट के अंदर जो करंट है, मैक्सिमम करंट, वो मैक्सिमम ईएमएफ और रेजिस्टेंस के डिवाइड करके मिल रही है। दूसरी बात क्या देखी है कि जब हम फेज और फेजर की बात करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, कलाओं में कोई अंतर नहीं है। जब हमारा ईएमएफ ऊपर जाता है तो उसी समय करंट भी इसके अंदर ऊपर जाती है। इसका मतलब ईएमएफ बढ़ रहा है जब, तब करंट भी सर्किट के अंदर बढ़ रही है। और ईएमएफ अगर कम हो रहा है तो हमारे सर्किट के अंदर करंट कम हो रही है। लेकिन सर ये तो बात हम पहले से जानते हैं या पूरी दुनिया जानती है, जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट। लेकिन कुछ अभी आगे सर्किट आएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट घटेगी और वोल्टेज घटाओगे तो करंट। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ गलत बात है, मानता हूँ, लेकिन ऐसा होता। तो एक काम करो, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में मैंने इतनी बातें बताई हैं। यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा मैंने मैक्सिमम सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। अब कैसे पूछा जाएगा उसके लिए 2 मिनट का इंतजार करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। चले, नेक्स्ट हमारा क्या है भैया? प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, यानी कि आज हमारे सर्किट के अंदर क्या लगने वाला है? कैपेसिटर लगने वाला। तो ठीक है साहब, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे यार? हिंदी वाले अपना देख लीजिए, हैं क्या बोलेंगे? क्या कह रहा? शुद्ध। ठीक है, चलो तुम्हें समझ में आ रहा? पीछे संजय की हम बात कर रहे हैं भाई, संजय दत्त। आजकल पुष्पा नहीं आ रहा है। क्या लगाना है गाइस? ये लगा दिया है। सप्लाई कौन सी दी जाएगी? एसी। ये हमारी एसी करंट है। अच्छा, ये कैपेसिटर है सी। हाँ भैया। अच्छा, जो हमने सप्लाई दी है, क्या मुझे ऐसा लगता है इसके लिए E बराबर E0 साइन ओमेगा टी ही रहेगा? बोलो ना। बैटरी की जो सप्लाई है वो, बैटरी कह रहा हूँ, जो अल्टरनेटर का जो सप्लाई वोल्टेज है वो मैं बता दिया हूँ आपको। हाँ जी बताओ रे, ये बात समझ में आ रही है? अरे कहो ना, कहते ही नहीं हो तुम लोग। यही तो। चलो इसके पास मान लेते हैं करंट पहुंची है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस, क्यों फाई? क्योंकि आप सभी अब तक समझ चुके हैं कि हो सकता है फेज में कुछ डिफरेंस हो। पिछले वाले सवाल में समझ में आ गया है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या आया था। लेकिन इनिशियली तो हमको क्या मान के चलना पड़ेगा? कुछ मान के चलना पड़ेगा। सॉल्व होने के बाद पता चल पाएगा कि कुछ है डिफरेंस या। बहुत अच्छा, तो जय बल्ला देव। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम कैपेसिटर में ओम्स लॉ नहीं लगा सकते भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ भी बराबर डायरेक्टली IR कर दिया था। कैपेसिटर में तो कैपेसिटर वाला ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वी नो H, वी नो क्या दैट सर जी? Q बराबर C इंटू, ये पढ़े हैं कहीं किसी जिंदगी में? अब यहाँ क्या गायब है? करंट। क्या गायब है मेरे लाल? यार ये पहले कैपेसिटर आ गया क्या? चलो बताओ, हमारे सामने वोल्टेज है क्या? हमारे सामने करंट नहीं है ना। अच्छा, करंट आएगी तभी तो हम इक्वेशन को तुलना उलना कर पाएंगे। तो हमारे सामने वोल्टेज है, कैपेसिटर है, क्यू है। अच्छा, क्यू को यार सोचो कैसे हम करंट बना सकते हैं? क्या हम इसका डिफरेंशिएट कर दें? डी क्यू के टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें दोनों पक्षों का?
नहीं आ पाया यार। तो जैसे ही टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी क्यू बटे डी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? 1 मिनट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हम क्या कर दें, यहां से लिख रहे हैं डी क्यू बटे बराबर, अच्छा सी क्या है? धारिता है। अच्छा धारिता तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, तो फिर वो बाहर आ जाएगी। तो क्या बच जाएगा? डीवी अपान, नहीं समझ पा रहे हैं मेरे लाल? समझ पा रहे हैं? बोल दो एक बार। अच्छा चलो, ये क्या बन गया है? आई बन गया है। अच्छा ये क्या बन गया है? सी। अच्छा डी अपान डी टी को ऐसे हम लिख सकते हैं, वी के जगह पर क्या लिखा हुआ है? वी के जगह पर तो यही वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा। अच्छा आई के जगह पर हमने क्या माना है अपनी तरफ से कि ऐसा कुछ बनेगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, तो क्या आई की जगह पर आ गया अपनी वैल्यू। अच्छा इधर सी इंटू ये साइन का क्या बन जाएगा मेरे लाल? सोचो सोचो जल्दी से, अवकलन करेंगे तो साइन का क्या बन जाएगा? कास ओमेगा, काहे बाबू? सही है, होगा ना? इंटू अंदर माना था मसाला, तो मसाले का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा होगा ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, ये सी ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये कास ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी हो गया कि नहीं हो गया? पहले तो बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? नहीं आई समझ में? यहां से अब क्या करेंगे? फिर से तुलना करें, तुलना करने पर तुम बाबू खड़े हो, तुलना करने पर क्या चीज किसको बराबर करोगे? आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, कौन किसके बराबर करूं मैं? आई नॉट को किसके बराबर रखूं ये बताओ? सी ओमेगा के ना? पक्का? तो यहां पर क्या होगा? आई नॉट बराबर सी ओमेगा, कितना आया? क्लियर? कोई समस्या परेशानी हो तो बता दो जल्दी से। एक सेकंड यार, इसमें एक चीज छूट गया है, ई नॉट छूट गया है। ई नॉट भी तो था, पागल लड़कों, बताते भी नहीं हो, वही मैं सोच रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा सी ओमेगा ई नॉट, बोलो ना यार। अरे यहाँ ई नॉट जो था वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ना? ठीक है साहब, ये इनटू है, ध्यान रखना इस बात का। तो आई नॉट इतना आ गया। अब अगर हम आपसे यहाँ पूछें कि सर जी बैठो, सर जी करंट कैसे आती है? करंट आती है वोल्टेज में कुछ डिवाइड करके, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या होगा? V अपान आर। यानी कि यहाँ तो मामला कुछ क्या दिखाई दे रहा है कि सर जी वोल्टेज में कुछ गुणा हो रहा है यहाँ तो, और यहाँ वोल्टेज में क्या होना चाहिए था? भाग होना चाहिए था। समझ में आता है बात? तो लोगों को लगा यार ये तो गलत बात है, हमको कैसे दिखाना चाहिए कि वोल्टेज में कुछ डिवाइड हो रहा है, जबकि यहाँ कैसा दिख रहा है? तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए लोगों ने क्या किया, इसको मारा लात का नीचे जो नीचे कैसे करोगे तुम बताओ बाबू? हाँ बताओ शाबाश, हाँ पीछे पीछे कैसे इसको नीचे करो, क्या जुगाड़ बताओ कि जिससे ये बटे में चला जाए ई के, और गलत भी ना हो इक्वेशन। बताओ भाई, मैथ वाले हो ना आप, बताओ। बायो वालों को थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन मैथ वाले बताइए। हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को इस रूप में देखा जाए, तो इसको आप क्या करोगे कि उस रूप में दिखाई देगा? लगाओ दिमाग भैया। सी ओमेगा को ऐसे देखो, मैं कुछ कर रहा हूं, आपको पसंद आए तो बताना। मैं इसको ना ऐसे लिख रहा हूं, ई नॉट हमें बटे में ही लिखना है, तो एक लिख दूंगा 1 अपान सी ओमेगा। कुछ समझ में आया? हाँ हाँ वही। तो क्या मैं कोई नई बात थोड़ी करने वाला हूं? तो ये जो 1 अपान सी ओमेगा आया है, क्या ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है? लेकिन क्योंकि ये कैपेसिटर है, यहां पर इसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? संधारित्र प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? बल्कि जेड अक्षर से दर्शा जाएगा, प्रतिबाधा मैं बोल रहा हूं, संधारित्र की प्रतिबाधा। संधारित्र
अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल आपसे किया है, उसमें पूछा है कि बताइए इसका प्रतिबाधा कितना है। तो संधारित्र की प्रतिबाधा कितनी है बताना फट से। तो 1/, अच्छा जिसे किस अक्षर से दर्शाया जाएगा, जेड अक्षर से दर्शाया जाएगा, और वो है कितनी 1/c ओमेगा। बोलो भैया, नहीं आया समझ में। तो प्रतिबाधा कैसे निकाला, क्लियर हुआ यहाँ से समझ। अच्छा, रेजिस्टेंस में तो सीधा रेजिस्टेंस ही प्रतिबाधा का काम कर रहा था, इसमें जो प्रतिबाधा का काम करेगा 1/c ओमेगा करेगा। क्लियर है। ओमेगा क्या है, फेज, ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी। ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ जी बिल्कुल। अब जरा देखिए तो और क्या आपसे पूछा जाएगा इसमें। प्रतिबाधा तो पूछ लिया इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात अभी आपने बैलेंस नहीं की है। दूसरी बात क्या बैलेंस करनी है, फेज डिफरेंस पता करना है ना। तो दूसरी बात कैसे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई किसके बराबर आना चाहिए था, कास ओमेगा टी के। बोलो भैया, लेकिन इन दोनों में तो कोई संबंध चेंज करना पड़ेगा। हम सभी लोग, पूरी दुनिया को पता है इसका कैसे चेंज होगा। साइन ओमेगा टी प्लस, अच्छा इसको मैं लिख रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, आपको पसंद आए तो बताना। साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। अरे दूसरा चतुर्थांश नहीं है, दूसरे का राजा साइन है। साइन किस में बदल जाएगा, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब देखो साइन साइन दोनों तरफ है ना, तो बस हो गया काम। तो ओमेगा टी प्लस फाई बराबर क्या आ जाएगा, π/2 प्लस ओमेगा, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, ओम फो। माने क्या समझा यहां पर, जल्दी बताइए क्या समझा यहां से। यहां पर फेज डिफरेंस कितना आ गया है, पाई फेज डिफरेंस π/2 आ गया है। अच्छा, एक चीज यहां पर और पूछा जाता है मेरे लाल। हाँ, क्या कर दें, नहीं यार, नहीं अभी उसकी बात करेंगे, अभी उस पर अब दिमाग ना लगाओ। पहले इधर देखो, सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 1/c ओमेगा का मात्रक क्या है। क्या पूछा जाएगा सवाल, किस में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में। कैसे, तो आप मुझे बस ये बताओ कि ये क्या है, प्रतिरोध की जगह आया है ना, तो सिंपल इसका मात्रक क्या रहेगा, ओम रहेगा। क्या रहेगा, ये बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि प्रतिबाधा प्रतिरोध की ही जगह आया है। तो 1/c, ऐसे डायरेक्ट सवाल बना दे, कह दे कि 1/c ओमेगा या प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, तो निम्नलिखित ऑप्शन में से आप दुनिया भर का c और ओमेगा रख करके चेक मत करने लगना। क्या मात्रक है, ओम होगा, ज़्यादा चिंता की कोई बात। यहाँ फाई क्या आया है, 5/2, यानी कि कोई आगे है और कोई, अच्छा अब यहाँ पर सोचना है कौन आगे है कौन पीछे है। देखो 5/2 किस में जुड़ रहा है, करंट में, क्योंकि करंट का ही फंक्शन तो फाई है। तो अगर ईएमएफ t बराबर 0 से शुरू हो रहा तो ये कहाँ से शुरू होगा, π/2 से शुरू होगा, यानी कि आगे है ना। यहाँ अगर वोल्टेज का थुथुन ऊपर है तो भाई साहब इसका थुथुन किधर हो जाएगा, 90 डिग्री आगे। 90 डिग्री आगे का मतलब समझ रहे हैं, कुछ ऐसा। अगर हमारा वोल्टेज इधर जा रहा है तो ई कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, यानी कि 90 डिग्री आगे का मतलब जो काम ये साइन वाला करता है वो काम कास वाला करता है। 90 डिग्री आगे का तो यही मतलब है यार, आपको ग्राफ वाले फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो जब हम बात करते हैं, अच्छा बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या बनाओगे, तेज हो रहा है क्या, ज़्यादा हो रहा है क्या, ठीक है बाबू। इधर 1 मिनट और बस 2 हो गए ना। इधर देखो, पहले तो बताओ, अरे यार सुनो, पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करो, फेजर बनाओ, फेज डायग्राम बनाओ, तो फेज डायग्राम जब आप बनाने जाइएगा तो कौन सा फंक्शन देखोगे, ये वाला, और ये कहां से शुरू होगा। अगर टाइम 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, तो यहीं से शुरू होगा। ये हमारा फेज है, फेज डायग्राम है। किसके लिए है ये, किसके लिए है, ईएमएफ का फेज डायग्राम है।
अब किसका बनाना है मुझे? करंट का। लेकिन करंट किसका पालन करेगी? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव माने 5/5 की वैल्यू कितनी आई है? पिछली बार करंट कहाँ से शुरू हो रही थी? उसी ग्राफ पर रिपीट कर रही थी। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आई हमेशा कम आएगा, क्योंकि वोल्टेज में कुछ भाग हो रहा है। तो बताना फटाक से, तो इसका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? जब इसकी वैल्यू जीरो होगी, जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? अच्छा, जीरो तो ये यहाँ है, तो मैक्सिमम होने का मतलब है जितना मैक्सिमम हो पाएगा वो हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये काश जैसा बिहेव करेगा। ये कैसा बिहेव कर रहा है? देखो, अगर आप यहां पर फाई की लड़के, अगर आप फाई की वैल्यू π/2 यहां रख दो तो आप देखोगे कास ओमेगा टी नहीं बन जाएगा, यानी कि ये कास के फंक्शन का पालन करने लगेगा। और कास तो कहां से शुरू होता है? मैक्सिमम से। अरे बोलो ना यार। लेकिन ये हमेशा ग्राफ कैसा रहेगा? उससे छोटा रहेगा ना। तो ये क्या है गाइज? I0। जब ये मैक्सिमम होता है तब ये क्या हो जाता है? क्योंकि कास तो ऐसा ही करता है, 90 डिग्री आगे रहता है। क्लियर हुआ? कुछ नहीं समझ पाए क्या? ये इसका है मेरे लाल क्या? फेज। अब फेजर बनाता हूं तब समझाता हूं बात, अगर कुछ भी नहीं आया है तो। देखो इधर, मैं इधर बना रहा हूं, दिखाई दे रहा है? यहां फेजर बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। पहले किसको बनाया जाए? पहले ईएमएफ बना लिया जाए। अरे यार तुम कुछ भी बना लो, चाहे करंट बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, जो तुम्हारा मन करे। आप कह रहे हो कि सर मैं पहले ईएमएफ वाला बनाऊंगा, तो ईएमएफ का फेजर यही है। अच्छा, ओमेगा टी है, किसी एंगल पर होगा। चलो भाई, ये रहा ओमेगा टी। ये हमारा क्या हो गया? किसका फेजर है? E0 का है ना। कितने एंगल पर है? ओमेगा टी पर है कि नहीं? बता दो। ठीक है साहब। अच्छा, हमारे करंट का फेजर किधर आएगा? करंट का फेजर आगे आ जाएगा ना। अच्छा, पिछले वाले सवाल में फेजर कैसा हो गया था? उसी पर आ गया था। लेकिन आज हमारा फेजर कैसा हो जाएगा? π/2 आगे हो जाएगा ना। अच्छा, ये फेजर छोटा होगा कि नहीं होगा? बता दो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कम होगी ना I0 की। बोलो भैया, तो ये कितना होगा? π/, तो ये क्या है? फेजर। और ये क्या है? हालांकि पेपर में आपको ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ से देखना है कि अगर हमारा ईएमएफ इस डायरेक्शन में है, एक्स में है, तो करंट किधर होगी? आगे। करंट हमेशा लीड करती है कैपेसिटर में, करंट आगे आगे चलती है। अगर ईएमएफ एक्स डायरेक्शन में है तो करंट किस डायरेक्शन में पहुंच चुकी है? वाई डायरेक्शन में पहुंच चुकी है, ऊपर की तरफ। ये भी पूछ लिया जाता है कि ऊपर या नीचे। तो जनरली आप ध्यान रखना, करंट हमेशा डोमिनेट करती है वोल्टेज को, वोल्टेज से आगे आगे चलती है। कौन? आप एक काम करिए, पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आपके सवालों को लेते हुए तब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले नोट करें।